ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 75, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 75 2020 की बुक के अकॉर्डिंग, और क्वेश्चन नंबर 82 2019 की बुक के अकॉर्डिंग। अब मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ और फिर इसको हम करना स्टार्ट करेंगे। कह रहा है योगेश एंड नरेश आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। They admit Ramesh for 1/3 share on 1st April 2020 and also decide to share future profits equally. Balance sheet of the firm as at 31st March 2020 was as follows. आपको बैलेंस शीट दी हुई है। उसके बाद नीचे कुछ मतलब फॉलोइंग टर्म्स लिखी हैं, देख लेते हैं क्या है। दे एडमिटेड रमेश ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। ही विल ब्रिंग 5 lakh एज हिज कैपिटल। हिज शेयर ऑफ गुडविल इज वैल्यूड एट 1 lakh, but he is unable to bring cash for his share of goodwill. It is agreed to debit the amount to his current account. Value of land and building is to be appreciated by 40,000 each. Value of furniture to be reduced to 40,000. Provision for doubtful debt to be increased to 10%. A liability for damages of 10,000 is to be created. Pass the journal entries on admission of Ramesh and prepare revaluation account. तो जर्नल एंट्री करने को कह रहा है ये, और रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने को कह रहा है, लेकिन हम लोग कैपिटल और करंट अकाउंट भी बनाएंगे और उसके बाद हम बैलेंस शीट भी बनाएंगे। तो हम ज़रा इसको स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो सबसे पहले उसने मांगी है जर्नल, तो हम यहाँ पे जर्नल का फॉर्मेट बना लेते हैं। डेबिट, क्रेडिट, लेजर फोलियो और पर्टिकुलर्स, और ये डेट, और यहाँ आ गया नीचे आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट। शॉर्ट में लिख रहा हूँ रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है जी, जर्नल हो गया, रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्वेश्चन में हमसे इतना ही मांगा है, ये दोनों चीज़ें ही मांगी हैं, लेकिन हम जो है पूरा क्वेश्चन करेंगे, और जो क्वेश्चन में बाकी चीज़ें भी मांगी हुई है वो भी हम मतलब बना लेते हैं। क्वेश्चन में नहीं मांगी, बट हम अपनी तरफ से मतलब अ, बना रहे हैं। तो हम क्या क्या बनाएंगे इसमें, एक हम बनाएंगे कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में 3 पार्टनर्स हो गए, है ना। कैपिटल अकाउंट तो छोटा सा ही बनेगा। ये हो गया योगेश, नरेश और रमेश, और ये भी हो गए 3, योगेश, नरेश और रमेश। ठीक है जी। और अब बनेगा इनका करंट अकाउंट। ये हो गया इनका योगेश, नरेश और रमेश। ठीक है जी। और लास्ट में यहाँ बन जाएगी बैलेंस शीट। सर स्क्रीन नहीं शो रही, आप लोगों को भी स्क्रीन शो नहीं हो रही? अच्छा, तो वो प्राची पारुल, आप लोगों के जो है नेटवर्क इशू है, एक बार उसको ठीक कर लो। 31st, हाँ बैलेंस शीट थोड़ी बड़ी बना लेते हैं। करंट अकाउंट तो सही बनाया है, छोटा तो नहीं बनाया? ठीक है जी, ये हो गई अपनी बैलेंस शीट। अब मैं जो है उसके बाद यहाँ से शुरू करता हूँ नीचे वर्किंग नोट्स। और वर्किंग नोट्स में सबसे पहला वर्किंग नोट है कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग गेनिंग रेशियो। तो क्या इसमें सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकालने की ज़रूरत है? नहीं। दे एडमिट they admit Ramesh for 1/3 share on 1st April 2020 and also decide to share future profits equally। ठीक है, तो इसमें करना है, ज़रा देखो ध्यान से।
तो इसमें अब इसको कैसे करेंगे बताओ ज़रा। हाँ जी, तो कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो, ठीक है जी। तो करते हैं लेट टोटल शेयर ऑफ द फर्म वन, और वो कितने शेयर के लिए आ रहा है, या आप ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है ना, फ्यूचर में उनका इसको ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है। उनका ओल्ड रेशियो कितना है, ओल्ड रेशियो कितना है, 3:2 है। ओल्ड रेशियो कितना है योगेश और नरेश का, 3:2। और न्यू रेशियो कितना है, जब जो है रमेश 1/3 के लिए आ रहा है, तो रेशियो 1:1:1 नहीं हो गया न्यू, बताओ मुझे ज़रा। और इसमें रमेश का 1/3 हो गया, और इक्वल रेशियो तो वो तो ऐसे ही होगा इक्वल। क्लियर है। हाँ, तो ऐसे कर लो, योगेश और नरेश, तो ओल्ड माइनस न्यू, 3/5 माइनस 1/3, 2/5 माइनस 1/3, सॉल्व कर लो इसको, -4, और ये आएगा 1। तो y और n मतलब योगेश और नरेश का जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो है वो आ गया 4:1। क्लियर है, इसमें तो डाउट नहीं है। ओल्ड रेशियो में पता है 3:2 है, और न्यू रेशियो जो है वो कह रहा है कि जो रमेश है वो 1/3 शेयर के लिए आ रहा है, और अब आगे से फ्यूचर में इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होगी, तो 1:1:1 ही तो होगी, ये 1/3 नहीं हो गया रमेश अपने आप। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला पार्ट, पहला स्टेप हमारा फिनिश हो गया। अब हम आते हैं दूसरे स्टेप पे। दूसरा स्टेप आप लोगों को पता है क्या है, क्या है दूसरा स्टेप, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो मैं स्टेप नहीं लिखूंगा, मैं यहाँ लिखूंगा वर्किंग वर्किंग नोट नंबर 2। हाँ, क्या कह रहे हो। हाँ, क्या होगी जर्नल एंट्री बताओ, जर्नल एंट्री बताओ क्या होगी। बैंक से करूँ कि कैश से करूँ, कैश और बैंक दोनों दिए हैं तो बैंक से कर लेते हैं। तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रमेश कैपिटल अकाउंट, उसके बाद टू, बताओ ज़रा, लाया नहीं प्रीमियम फॉर गुडविल तो करेंगे ही नहीं। और कितने रुपए लाया है वो कैपिटल, 5 लाख रुपीज़ कैपिटल लाया है, तो 5 लाख और 5 लाख। ठीक है जी, बीइंग ऐसे करके नरेशन आ गई। सेकंड एंट्री क्या करेंगे, अब उसको रमेश वो कैपिटल तो लाया नहीं, वो प्रीमियम फॉर गुडविल तो लाया नहीं, उसका करंट अकाउंट क्या कर देंगे। वैसे ये एंट्री आप कैपिटल अकाउंट से भी कर सकते हो, लेकिन ये क्वेश्चन फिक्स्ड कैपिटल मेथड से है, तो वैसे भी सारी चीज़ें करंट अकाउंट से ही होंगी। और क्वेश्चन में लिख भी दिया उसने बी पार्ट में कि उसके कैपिटल को करंट अकाउंट को डेबिट कर दो, तो आर्स करंट अकाउंट डेबिट। चलो, नहीं लिखा तो फिर भी आपको पता है कि करंट अकाउंट से करेंगे। वैसे मैंने आपको बोला करंट से भी कर सकते हैं, कैपिटल से भी कर सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन किसका है, फिक्स्ड कैपिटल मेथड का क्वेश्चन है। और फिक्स कैपिटल मेथड में हम सिर्फ दो ही चीज़ों में कैपिटल वर्ड यूज़ करते हैं, जब कैपिटल आती है या कैपिटल विड्रॉ करते हैं, बस। बाकी सब जगह क्या वर्ड यूज़ करते हैं, करंट अकाउंट। तो इसलिए अपने आप ही करंट अकाउंट वैसे भी लिखना ही है। तो टू योगेश करंट अकाउंट, और ये मेरे ख्याल डाउट पूछा भी था आयुष ने ना, कुछ इसी एंट्री से रिलेटेड आयुष ने डाउट पूछा था, हाँ मुझे कुछ था, हाँ याद आ रहा है। ठीक है, तो आर्स करंट अकाउंट कितना है, 1 लाख, क्योंकि 1 लाख रुपए उसे प्रीमियम फॉर गुडविल लाना था और वो नहीं लाया। ठीक है, और ये 1 लाख रुपए बढ़ जाएंगे वाई और एन में उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, जो कि 4:1 है, मतलब कि 80,000 और 20,000। नरेशन लिख देंगे, और ये बंद। और थर्ड एंट्री, अभी थर्ड एंट्री इससे रिलेटेड कुछ और है क्या, क्या गुडविल दे रखी है बुक्स में, बुक्स में मतलब बैलेंस शीट में तो नहीं दे रखी गुडविल कोई, तो बैलेंस शीट में कोई गुडविल नहीं है, तो गुडविल वाला पार्ट हमारा खत्म हो गया। अब जो थर्ड स्टेप हमारा आता है, वो थर्ड स्टेप क्या होता है, या मैं उसको कहूँ वर्किंग नोट नंबर 3 को क्या कहूँगा मैं कहूँगा कि ट्रीटमेंट ऑफ, हाँ, ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स
प्रॉफिट एंड लॉस। तो इसमें पहले मैं लायबिलिटी साइड में नज़र मारता हूँ, तो मेरे को एक दिख रहा है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ये जो एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड है ना, ये आपकी लायबिलिटी होती है। आपने एम्प्लॉयज को पैसे देने हैं ये प्रोविडेंट फंड के, तो इसलिए ये तो आपकी लायबिलिटी है, क्रेडिटर्स की तरह मानो इसको। उसके बाद अगला है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जब भी आप देखते हो ना बैलेंस शीट में, तो आपको सबसे पहले देखना चाहिए कि क्या इसकी कोई एडजस्टमेंट तो नहीं दे रखी, कोई क्लेम तो नहीं आ रखा। तो नीचे क्वेश्चन में कोई भी क्लेम नहीं है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के रिगार्डिंग। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का क्या करेंगे हम, इसको सीधा बांट देंगे। तो ये सीधा इसकी एंट्री कहाँ करूँ मैं, जर्नल एंट्री में। तो इसका वर्किंग नोट भी बनाने की ज़रूरत नहीं थी, तो इसलिए सीधा यहाँ पे कर दूंगा इसकी एंट्री। क्या करूँगा, एंट्री करूँगा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, मतलब हमने गुल्लक फोड़ दी और कोई मांगने वाला कोई नहीं है, तो हम किसको बांट देंगे, ओल्ड पार्टनर्स को। तो योगेश करंट अकाउंट और नरेश करंट अकाउंट। और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है कितना, 1,00,000 रुपये। और ये योगेश और नरेश किस रेशियो में बांटेंगे, 4:1 या 3:2 में, ओल्ड रेशियो 3:2, मतलब कि 60,000 और 40,000, 60,000 और 40,000, यही होगा ना 3:2। हाँ यही होगा, 60,000 और 40,000। और इसकी भी नरेशन लिख के इसको बंद कर देंगे। और कोई भी है क्या हमारे पास, कोई लॉस भी है क्या, तो मैं लॉस की तरफ नज़र मारता हूँ। तो एक एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ये मुझे एक लॉस दिख रहा है, तो इसको भी बांट देता हूँ मैं। तो इसको भी बांटूंगा तो इनकी करंट अकाउंट क्या हो जाएगा, अब डेबिट हो जाएगा। योगेश करंट अकाउंट डेबिट, नरेश करंट अकाउंट डेबिट टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। और जो अमाउंट है 30,000 है, 30,000 रुपये। और ये मैं इनको बांटूंगा इनकी ओल्ड रेशियो में। तो ओल्ड रेशियो में बांटूंगा तो ये कितना आ जाएगा, 18,000 और 12,000। मैं ये जल्दी जल्दी बांट रहा हूँ, अगर मैं कहीं गलती, एक एक बंदा थोड़ा सा मैच कर लेना, क्या मैंने इसको 3:2 में बांटा है क्या, तो ये ठीक है। और इसको भी हम नरेशन लिख के क्लोज कर देंगे। और इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई और आपको ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस के रिगार्डिंग कोई प्रॉफिट या लॉस है। तो ये बात भी यहीं ख़त्म हो गई है। अब हम आते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट की तरफ। जब हम रीवैल्यूएशन अकाउंट की तरफ आते हैं, अब देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी। इसके लिए हमें करना पड़ेगा एडजस्टमेंट पढ़नी पड़ेंगी। तो मैं एडजस्टमेंट सी से शुरू कर रहा हूँ। कह रहा है वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी एप्रिशिएटेड बाय 40,000 ईच, मतलब कि लैंड भी 40,000 से बढ़ गया और जो बिल्डिंग है वो भी 40,000 से बढ़ गया। तो ये प्रॉफिट हुआ है, तो इस तरफ आएगा बाय लैंड और बाय बिल्डिंग। तो ये भी बढ़ गया है 40,000 से और ये भी 40,000 से। उसके जो नेक्स्ट है वो है वैल्यू ऑफ फर्नीचर टू बी रिड्यूस्ड टू 40,000। अब यहाँ टू लिखा है, बाय नहीं लिखा। ऊपर क्या था कि एप्रिशिएटेड बाय 40,000, मतलब 40,000 से बढ़ा दो। अब यहाँ लिखा है रिड्यूस्ड टू 40,000, मतलब अब फर्नीचर की वैल्यू 40,000 कर दो, कम करके रिड्यूस करके कितने पे ले आओ, 40,000 पे ले आओ। तो थी कितनी फर्नीचर की वैल्यू, 50,000 रुपये। अब 40,000 पे ले आओ, तो एक्चुअल में कम कितना हुआ, 10,000 रुपये। तो यहाँ मैं लिखूंगा टू फर्नीचर। तो ये वर्ड ध्यान से देखने, टू लिखा है, बाय लिखा है, एट लिखा है या कोई और वर्ड लिखा है। तो लिखा है कि 40,000 रुपये अब कम करके उसकी वैल्यू कर दो। तो पहले 50 थी, अब 40 कर देंगे, तो कितने से कम हुई, 10,000 रुपये से। ठीक है जी। अब नेक्स्ट मैं पढ़ता हूँ, उसके बाद जो लिखा है, कह रहे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी इंक्रीज्ड टू 10%। मतलब जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है उसको 10% से मत बढ़ा दो, 10% तक बढ़ा दो, मतलब कि 10% तक ले आओ। तो जरा देखते हैं सन्ड्री डेटर्स हैं कितने, 2,10,000 रुपए के हैं। कह रहे 10% तक ले आओ,
तो इसका मतलब मुझे पहले बताओ 2,10,000 का 10% कितना होगा? 21,000 रुपए। ऑलरेडी कितना बना हुआ है? 10,000 रुपए। तो और कितना बनाऊं? 11,000। और अगर मैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाऊंगा तो मुझे क्या होगा? लॉस होगा। तो इसलिए मैं किस तरफ लिखूंगा? डेबिट साइड में, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ठीक है। इसके अलावा भी कोई और है क्या? हाँ, एक और बची है। कह रहे अ लायबिलिटी फॉर डैमेजेस ऑफ 10,000 इज टू बी क्रिएटेड। कह रहा है एक लायबिलिटी क्रिएट हुई है 10,000 रुपए की। अब डैमेजेस की हुई है, किसी की हुई है, हमें क्या मतलब है? हमें बस इतना पता है कि लायबिलिटी क्रिएट हुई है। लायबिलिटी क्रिएट होगी तो हमें क्या होएगा? लॉस होएगा। टू लायबिलिटी फॉर डैमेजेस। और ये कितने रुपए क्रिएट हुई है? 10,000 रुपए। तो यहाँ 10,000 रुपए आ जाएगा। और इसके अलावा कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है तो हम इसको क्या कर देते हैं? क्लोज कर देते हैं यहीं। और हमको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस पहले ये देखते हैं। हाँ, ये साइड बड़ी आ रही है तो हमें प्रॉफिट हो रहा है। तो 80,000 यहाँ लिख देंगे और 80,000 यहाँ। तो 49,000। ठीक है, बिल्कुल ठीक। 49,000 हमारा प्रॉफिट आ गया। और अब हम यहाँ लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू योगेश करंट अकाउंट और नरेश करंट अकाउंट। कितना? 19,600। ये हमारा प्रॉफिट जो है इनको डिस्ट्रीब्यूट हो गया किस रेशियो में? 3:2 की रेशियो में, है ना। 3:2 की रेशियो में ही हमने इनको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब जो हमारा अगला पार्ट है वो है, पहले कैपिटल अकाउंट बना के साइड कर दो, क्योंकि कैपिटल अकाउंट में कुछ आना है नहीं ज़्यादा। तो कैपिटल अकाउंट में क्या करते हैं? एक तो हम बैलेंस बीडी लिख लेते हैं, बाय बैलेंस बीडी। तो कैपिटल अकाउंट के बैलेंस बीडी जरा देखें कितने कितने दे रखे हैं। योगेश और नरेश की 5-5 लाख रुपए दे रखी है कैपिटल। 5 लाख और 5 लाख। आर की है नहीं, ये तो नया आया है। फिर देख लेते हैं क्या कहीं पे कैपिटल अकाउंट डेबिट या क्रेडिट हुआ है। तो एक ना यहाँ पर हुआ है कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। रमेश अकाउंट क्रेडिट हुआ था, रमेश की कैपिटल। तो रमेश की कैपिटल क्रेडिट किसने करी थी? यहाँ पे बैंक अकाउंट ने करी थी। तो क्या लिख दूं यहाँ पे? बाय बैंक अकाउंट। और कितने रुपए आ जाएगा? कितनी कैपिटल लाया ये भी? 5 लाख रुपीज़। और ये अकाउंट क्लोज। इसमें कुछ आना ही नहीं। जब फिक्स कैपिटल मेथड से बना रहे हैं कैपिटल अकाउंट तो यहाँ कुछ आएगा ही नहीं। 5 लाख ये आ गया, 5 लाख ये आ गया, 5 लाख ये आ गया, और यहाँ भी 5 लाख, 5 लाख, 5 लाख, और ये टू बैलेंस सीडी आ गया। 5 लाख, 5 लाख, 5 लाख। अब मेन जो हमें इसमें बनाना है वो है करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट के बैलेंस जो है योगेश और नरेश के लायबिलिटी साइड ही दिए हुए हैं। इसका मतलब इस तरफ आएंगे, पाए बैलेंस बीडी। और कितने अमाउंट है? 1,10,000 रुपये और 90,000 रुपीज़। ठीक है जी। ठीक है जी। तो उसके बाद अब हमें क्या करना है आगे? जहाँ जहाँ पे करंट अकाउंट डेबिट या क्रेडिट हुए हैं वो हमने यहाँ लिख देने हैं। तो मैं ये शीट निकाल ही लेता हूँ और इसमें हम देखते हैं कहाँ कहाँ पे डेबिट और क्रेडिट हुए हैं करंट अकाउंट। ठीक है जी। तो हम जो है यहाँ से शुरू करते हैं स्टार्टिंग से। तो इसमें करंट अकाउंट नहीं है, इसमें है। आर का करंट अकाउंट डेबिट हुआ है और वाई और एन क्रेडिट हुआ है। तो आर डेबिट हुआ है, तो आर डेबिट हुआ है तो इस तरफ लिख देंगे किसने करा है? टू वाइज करंट अकाउंट ने और टू एन्स करंट अकाउंट ने। और कितने कितने रुपए से करा है? ये करा है 80 और 20,000 से। तो 80,000 लिख देंगे इसमें और 20,000 लिख देंगे इसमें, और यहाँ कुछ नहीं। और क्या हुआ है? वाई और एन क्रेडिट हुए हैं। वाई और एन को क्रेडिट किसने करा है? आर ने करा है। तो वाई और एन की क्रेडिट साइड है ये वाली।
तो यहाँ लिख देंगे बाय आर्स करेंट अकाउंट, और अमाउंट आ जाएगा वाई और एन के नीचे कितना 80,000 और 20,000। ठीक है जी, पहली एंट्री हमारी समाप्त। दूसरी देखते हैं। वाई और एन करेंट अकाउंट क्रेडिट हुए हैं, किसने करे? WCR ने। तो बाय WCR, और अमाउंट जो आएगा वो है 60,000 और 40,000। ये भी फिनिश हो गया। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे फिर वाई और एन करेंट अकाउंट जो है वो डेबिट हुए हैं, किसने करें? एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट ने। तो इस तरफ आ जाएगा टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। कितने कितने रुपए? 18,000 और 12,000। और यहाँ कुछ नहीं। और कहीं पे करंट अकाउंट हुआ है क्या? हाँ, रिवैल्यूएशन अकाउंट में हुआ, प्रॉफिट हुआ है तो क्रेडिट हुए हैं। तो क्रेडिट हुए हैं तो इस तरफ आएंगे। तो बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट ब्रैकेट में प्रॉफिट, कितने कितने रुपए का आया है? एक आया 29,400 और 19,600, और इसको कुछ नहीं मिलेगा। इसके अलावा कहीं पे भी करंट अकाउंट डेबिट या क्रेडिट नहीं हुआ है ना? अब हम कर देंगे इसका टोटल। तो ये आ गया 409, एक और 8 9 और 6 15 और 2 17, और एक 2,79,400, और ये आएगा 9 9 और 2 11 और 4 15 और 1 16, 1,69,600। और आर का कुछ, आर का इधर आएगा, अभी उधर करेंगे, अभी देखते हैं। तो 2,79,600, 1,69,600। ओ ये 400 है, 2,79,400। अब ज़रा हम निकाल लेते हैं यहाँ पे बैलेंस CD। तो बैलेंस CD जो है जब निकालेंगे 8 और 8, 8 और 1 9, 1 और 6 7, और 2,61,400, यही आ रहा है ना? और इसका करेंगे तो 1,57,600। और आर की ये वाली साइड बड़ी आ रही है, तो यहाँ का टोटल पहले लिखेंगे और फिर उसको यहाँ लिख देंगे, और फिर इसका बैलेंस CD आ जाएगा यहाँ, बाय बैलेंस CD 1 लाख। ठीक है, यही आया ना? कोई नहीं, अभी बैलेंस शीट देखते हैं क्या गड़बड़ हुई है क्वेश्चन में। क्योंकि इस क्वेश्चन में एक्चुअल में बैलेंस शीट मांगी भी नहीं ना, तो वहीं से, वरना हम देख लेते टोटल सही आ रहा है कि नहीं आ रहा हमारा। बट कोई बात नहीं, अब हम इसको करते हैं आगे। अब हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे, पुरानी बैलेंस शीट उठाएंगे और उससे इसको करते जाएंगे। तो सबसे पहले ऊपर जो बैलेंस शीट में दिया हुआ है लैंड, तो लैंड हमारा 40,000 रुपये बढ़ गया है, मतलब 4,40,000 रुपये हो गया है। उसके बाद है बिल्डिंग, बिल्डिंग भी हमारी बढ़ के 40,000 रुपये से 4,40,000 रुपये हो गई है। अब 40,000 रुपये बढ़ के हमारे फर्नीचर की बात करते हैं, तो फर्नीचर जो है हमारा वो अब 40,000 का रह गया है, 10,000 रुपये से कम हो गया था। बात करते हैं कंप्यूटर्स की, तो कंप्यूटर्स में हमारा कोई चेंज नहीं आया है, तो कंप्यूटर्स हमारे 1 लाख के 1 लाख ही रहेंगे। उसके बाद आगे बात करते हैं, कंप्यूटर्स के बाद है स्टॉक, तो स्टॉक में भी हमारे कोई चेंज नहीं आया है, तो स्टॉक भी हमारा 1,50,000 का 1,50,000 ही रहा। और उसके बाद है सन्ड्री डेटर्स, तो इसमें कुछ चेंज हुआ था, तो सन्ड्री डेटर्स हमारे थे 2,10,000 रुपये के, और हमारे प्रोविजन जो था वो हो गया था 21,000, 11 नहीं 21,000। ठीक है, 10 पहले था ना और 11 और बनाया, कितना आया? 1,89,000। बस यही गलती कर दी आपने हिमांशु। अब आ जाएगा, मैच करता है। आ गया, बताओ, इस चक्कर में पूरा क्वेश्चन करवा दिया आपको। माइनस नहीं पता था कि 2,10,000 में से 21,000 जाएंगे तो 1,89,000 बचेगा, ना कि 2,89,000। ठीक है, चलो जी आगे अब कर ही देते हैं। अब बचा क्या है इसमें? तो 1 लाख का ही तो आ जाएगा ना, जब आप 1,89,000 की जगह 2,89,000 लिखोगे तो। ठीक है, कैश के बाद आ गया 10,000 रुपये, और उसके बाद बैंक, बैंक में हुआ है चेंज।
बैंक जो था ना हमारा, पहले था 70,000 रुपये और अब कितना बढ़ गया, और 5 लाख रुपए से। 5 लाख रुपए कौन लेकर आया है? रमेश लेकर आया अपनी कैपिटल। तो ये आ गया 5,70,000 रुपीज़। ठीक है जी। और उसके बाद है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, तो वो अब खत्म हो गया। अब हम आते हैं लायबिलिटी साइड में। लायबिलिटी साइड में कैपिटल अकाउंट लिखते हैं। कैपिटल अकाउंट में हमारे जो हैं वो कौन कौन है? योगेश, नरेश और अब रमेश भी आ गया है। तो तीनों की कैपिटल जो है ना वो 5-5 लाख रुपए ये हमने निकाली। बैलेंस सी डी 5 5 और 5। तो इनके जो है बैलेंस सी डी 5 लाख, 5 लाख और 5 लाख यही रहे, और ये हो गए 15 लाख रुपए। ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट जो है ना, तो योगेश और नरेश के तो यहीं आ रहे हैं, लेकिन आर्ट्स करंट अकाउंट इस तरफ आ रहा है। आर्ट्स करंट अकाउंट इस तरफ आएगा, जो कि हमारा दे रखा है, ये हमने निकाला 1 लाख रुपीज़। तो ये तो 1 लाख यहाँ आ जाएगा। और योगेश और नरेश के करंट अकाउंट ये निकाले हमने। तो ये एक है 2,61,400 और एक है 1,57,600। और उसके बाद क्या है? उसके बाद है एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड, इसको शॉर्ट में कहते हैं ईपीएफ। तो ईपीएफ जो है हमारा 25,000 रुपये, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है, तो ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा। और ईपीएफ के बाद जो है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, तो वो तो बट चुका है, तो उसका अब कुछ नहीं होगा। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के बाद है सन्ड्री क्रेडिटर्स, और सन्ड्री क्रेडिटर्स में मेरे ख्याल से कोई चेंज नहीं हुआ है, तो वो उतने के उतने ही हैं। कितने सन्ड्री क्रेडिटर्स? 75,000। और एक है एक्सपेंसेस पेबल। एक्सपेंसेस पेबल, तो इसमें भी कोई छेड़छाड़ नहीं करी, ये भी वैसे के वैसे ही हैं 10,000। और एक हमारी नई लायबिलिटी बनी थी, लायबिलिटी फॉर डैमेजेस, जो एफ पार्ट में लिखी है, तो वो भी अब हमको यहाँ उतारनी है, लायबिलिटी फॉर डैमेजेस। तो ये जो है वो हमारी कितनी थी? वो भी 10,000 रुपये थी। तो ये हमारा दोनों साइड का अब हमें टोटल करना है। हिमांशु ने कितनी सिली मिस्टेक करी थी देखो, और उससे इतने दिन से मेरे पीछे पड़ा रहा, लेकिन एक बार खुद बैलेंस शीट नहीं देखी गई उससे कि यहाँ पे ये गड़बड़ कर दी है। एग्जाम में नहीं करना ऐसे, एग्जाम में सोचो देखो। अच्छा, हिमांशु की तरफ से सोचो, हिमांशु ने पूरा क्वेश्चन सही करा और यहाँ पे एक सिली मिस्टेक कर दी, और एग्जाम में जब उसकी दोनों साइड मैच नहीं करेंगी ना, तो उसका पता है उसका कॉन्फिडेंस कितना थोड़ा सा उस टाइम डाउन हो जाएगा। अब वो देखो टाइम कितना वेस्ट करेगा, पहले सारा देखेगा कहाँ 1 लाख की मिस्टेक है, और फिर उसको कोई मिलेगी नहीं, टाइम वेस्ट करेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है, आपने जब अकाउंट्स का पेपर करना है फुल परफेक्शन के साथ करना है। आपकी कैलकुलेशन बहुत फास्ट होनी चाहिए और एक्यूरेट होनी चाहिए। आपको कॉन्सेप्ट इतने अच्छे से आने चाहिए कि वहाँ आपको सोचना ना पड़े कि यार ये वाला जो इस तरफ बैलेंस शीट आता है ना, उसको इस तरफ लिखते हैं कि इस तरफ लिखते हैं। मतलब पता होना चाहिए, जैसे मुझे पता था कि ये यहाँ आएगा, तो मैंने सोचा नहीं। तो सोचना नहीं है एग्जाम में, सिर्फ पेन चलना चाहिए आपका, और कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। वरना देखो हिमांशु, चाहे उसका 1 नंबर कटेगा शायद, अगर उसके मैच नहीं करेंगे और सारा सही होगा, तो 8 में से शायद उसको 7 नंबर मिल जाएंगे। लेकिन सोचो उसको एग्जाम के टाइम में कितनी एंग्जाइटी हो जाएगी उसको कि यार मैंने सही करा है, बैलेंस शीट मैच नहीं करी, कहाँ गलती कर दी, ये वो। उस चक्कर में आगे के क्वेश्चन भी खराब हो जाते हैं, मतलब आपका एक नेगेटिव थॉट आ जाते हैं ना माइंड में। तो इस वजह से आप बिल्कुल परफेक्शन के साथ करना वहाँ पर पेपर। एक मतलब गलती अलाउड ही नहीं है, आपको इतना परफेक्ट होके जाना है कि मतलब बस आप ही हो, बस समझ गए आप, एक तरीके से बस ऐसे करके जानी है तैयारी। हाँ, ठीक है जी। ये दोनों साइड हमने कर ली है, और इसका टोटल 20,39,000 हमारा जो है टोटल आ रहा है।